दोस्तों ये वीडियो देखिए, नारे गूंज रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं और सड़कों पर भीड़ उतर रही है। आप सोच रहे होंगे ये कौन लोग हैं? कहीं फिर से नेपाल में जेन जी वाली क्रांति तो नहीं शुरू हो गई? नहीं दोस्तों, ये सब हमारे ही देश में हो रहा है और ये गुस्सा फूटा है उस जगह पर जिसे हम अक्सर सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझते हैं और ये है लद्दाख। दोस्तों वही लद्दाख जहां है बंजर पहाड़, बर्फ से भरे ग्लेशियर, नीले आसमान के नीचे फैली अद्भुत झीलें और बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन से सटी हुई सबसे अहम जमीन। लेकिन इस बार यहाँ मुद्दा सीमाओं का नहीं है बल्कि लोकतंत्र का है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि लेह में जेन जी को हिंसा का सहारा लेना पड़ा? आखिर क्या चाहती है जेन जी? दोस्तों आज बात करेंगे लद्दाख की, समझेंगे यहाँ के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं और इतने गुस्से में क्यों हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studyiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। तारीख थी 24 सितंबर, सुबह का वक्त था। अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल चल रही थी। अचानक हड़ताल कर रहे 15 लोगों की हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। तभी लेह की सड़कों पर युवाओं ने शटडाउन बुला दिया। फिर क्या हुआ? 11:30 बजे हालात अचानक से बिगड़ गए। भीड़ ने बीजेपी दफ्तर और सरकारी दफ्तरों पर हमला कर दिया, गाड़ियां जलाईं और पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने आंसू गैस चलाए, फिर लाठीचार्ज हुआ और आखिरकार गोलियां भी चली। नतीजा 4 मौतें, करीब 59 लोग जख्मी, जिनमें 22 पुलिस वाले भी थे। सरकार का कहना है कि यह सब सोनम वांगचुक के उकसावे का नतीजा है। उन्होंने भाषणों में अरब स्प्रिंग और नेपाल की जेन जी का जिक्र किया, जिससे भीड़ भड़क गई। लेकिन दूसरी तरफ वांगचुक कहते हैं कि हमने 5 साल तक गांधी जी के रास्ते पर चलकर शांति से अपनी बात रखी, लेकिन इस बार नौजवानों का सब्र टूट गया। उन्होंने बेरोजगारी और सरकार के अधूरे वायदों को असली वजह बताया। अब सवाल है कि आखिर सोनम वांगचुक कौन से अधूरे वादों की बात कर रहे हैं? दोस्तों लद्दाख की मौजूदा हलचल की जड़ें सीधे 2019 में जाकर मिलती हैं। वही साल जब संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पास हुआ और एक झटके में अनुच्छेद 370 और 35 का पन्ना भारतीय संविधान से फाड़कर अलग कर दिया गया। इस फैसले ने पूरे राज्य को 2 हिस्सों में बांटा। एक तरफ बना जम्मू कश्मीर और दूसरी तरफ बना लद्दाख, जो सीधे दिल्ली के अधीन एक नई यूनियन टेरिटरी बना। जब दिल्ली ने उन्हें अलग पहचान दी तो लद्दाखियों ने सोचा कि चलो अब हमारी बारी है आगे बढ़ने की। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी, क्योंकि लद्दाख को विधानसभा का अधिकार तो मिला ही नहीं। मतलब यहां कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। फैसले सीधे दिल्ली में होंगे और यहां सिर्फ आदेश आएंगे। अब जरा सोचिए, अगर आपके इलाके के फैसले हमेशा किसी दूर बैठे अफसर के दस्तखत पर निर्भर हों और आप बस एक तमाशबीन बनकर रह जाएं, तो क्या आपको लोकतंत्र जिंदा महसूस होगा? यही सवाल लद्दाखी लोग उठा रहे हैं। 5 साल बाद हालत यह है कि वे फिर से वही नारा लगाने पर मजबूर हैं। हमें चाहिए आजादी, दिल्ली के हुक्म से आजादी, लोकतंत्र की आजादी। उनकी मांग है हमें राज्य का दर्जा दो और विधानसभा दो, ताकि अपने फैसले हम खुद ले पाएं। लेकिन दोस्तों लद्दाखियों की इस मांग के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि एक बड़ी चिंता है। आखिर क्या है लद्दाखियों की चिंता? देखिए, लद्दाख कोई आम जमीन का टुकड़ा नहीं है। यह ठंडी मरुस्थलीय जमीन है। यह है कोल्ड डेजर्ट। यहां पानी का नामो निशान मुश्किल से मिलता है। बारिश इतनी कम होती है कि साल भर में बस 4 से 5 इंच पानी गिरता है।
और सर्दी ऐसी कि हड्डियां चटक जाएं। और नदियां हैं तो सही, मगर साल के कुछ ही महीनों तक, बाकी वक्त तो बर्फ बनकर पत्थरों की तरह जमी रहती हैं। अब सोचिए, ऐसी जगह का अपना ही इकोसिस्टम है जो है नाजुक, बहुत ही नाजुक। जरा सा हिलाओ तो संतुलन बिगड़ जाए। लेकिन पहले यहां का हाल अलग था। 1970 के दशक में लद्दाख आने वाले सैलानी गिनती के होते थे। साल भर में मुश्किल से 500 लोग, और यहां की आबादी भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन आज हालात देखिए, सालाना 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आने लगे हैं। आबादी का इतना दबाव पड़ा है कि यहां की नाजुक जमीन और पर्यावरण हांफने लगे हैं। लेकिन क्या सिर्फ बढ़ती आबादी लद्दाख का मसला है? नहीं, यह मुद्दा जमीन और अपनी पहचान बचाने का भी है। लेकिन सवाल है, किससे? देखिए, जब 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया था तो लद्दाखियों के मन में एक अलग पहचान मिलने का उत्साह था, उमंग थी। लेकिन आर्टिकल 370 के साथ आर्टिकल 35A भी हटा था, और इसका हटना लद्दाखियों के लिए किसी झटके से कम नहीं। क्यों? पहले 35A के तहत बाहरी लोग यहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, ताकि इस क्षेत्र का डेमोग्राफिक और इकोलॉजिकल बैलेंस सुरक्षित रहे। लेकिन 35A के हटने से अब वो दीवार गिर चुकी थी। अब उनकी जमीन और पहचान पर कोई सुरक्षा कवच नहीं बचा। यही कारण है कि लोग शंका के भाव से कह रहे हैं कि अब दिल्ली से सीधे कंपनियां आएंगी और हमारी जमीनें बिकेंगी। अब यहां सवाल उठता है कि क्या लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि यहां की जमीन और पहाड़ों को बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और माइनिंग लॉबी को सौंपा जा सके? सबूत देखिए, स्क्रीन पर एक 2021 का लेटर दिखता है। सब्जेक्ट है अप्रूवल ऑफ माइनिंग प्लान, यानी सरकार खुद इस क्षेत्र की जमीन को खनन कंपनियों के लिए खोल रही है। इसके बाद नवंबर 2021 में मिंट की रिपोर्ट आती है। खबर यह थी कि लद्दाख 20,000 एकड़ जमीन पर 10 गीगावाट का ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट देने जा रहा है। कागज पर सुनने में अच्छा लगता है, ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर, रिन्यूएबल फ्यूचर। लेकिन जब इतनी बड़ी जमीन कंपनियों को दी जाएगी तो सवाल उठेंगे ही। लद्दाखी पूछते हैं, ये 20,000 एकड़ कहां से आएगी? ये जमीन क्या हमारे चारागाहों से छीनी जाएगी? क्या हमारे गांवों की जमीन जाएगी? और अगर यहां लाखों सोलर पैनल लगेंगे तो होगा क्या? दोस्तों, यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा खतरा। क्या है ये बड़ा खतरा? ये जो बढ़ती ह्यूमन एक्टिविटी है, यानी नई सड़कें बनाना, टूरिज्म को फैलाना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनना, रॉ मटेरियल के लिए ट्रक चलना, जनरेटर चलना, इतने टूरिस्ट आना, इतनी गाड़ियां, इतनी बाइक रैलियां, इन सब से निकलता है ब्लैक कार्बन। और ये धुआं जाकर सीधा जमता है ग्लेशियर्स पर। और जब काला धुआं बर्फ पर जमता है तो वो बर्फ तेजी से पिघलती है। यानी हिमालय के वो ग्लेशियर जिन पर करीब 200 करोड़ लोग निर्भर हैं, अब वो धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं। प्रदूषण की वजह से अब कई ग्लेशियर पीछे खिसक चुके हैं। नतीजा, कई झरनों का पानी ही सूख गया है। जब ये बर्फ के पहाड़ ही नहीं बचेंगे तो नदियां कहां से बहेंगी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियों की हालत क्या होगी? करोड़ों लोगों की प्यास कौन बुझाएगा? लेकिन दोस्तों, लद्दाख का मसला सिर्फ प्यास से भी जुड़ा नहीं है। दरअसल बढ़ती ह्यूमन एक्टिविटी से पूरा लद्दाखी एनवायरनमेंट के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठ गया है। क्या आपको पता है कि यहां तापमान बढ़ने से पौधों की उत्पादकता घट रही है, फूल कम हो रहे हैं, बीज कम बन रहे हैं, और अल्पाइन घास के मैदानों में तितलियों की संख्या घटने से पूरा चक्र, पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। ये देखने में छोटी बातें हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन तापमान बढ़ने से अब यहां सर्दियों में आने वाले सफेद पंखों वाले रेड स्टार्ट जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या घट रही है। ये पक्षी कीटों के अंडे भी खाते थे, जिससे खेत सुरक्षित रहते थे। अब इनके कम होने से कीट बढ़ गए हैं और फसलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। असर इतना बड़ा है कि कम उत्पादकता के चलते अब स्थानीय किसान खेती छोड़ रहे हैं। इंसान तो परेशान है ही, ऊंचाई पर पाए जाने वाले दुर्लभ जानवर, यहाँ की चिड़ियां, यहाँ का पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे संकट में फंसता जा रहा है। लद्दाख का हाल ऐसा है जैसे आप किसी मिट्टी के खिलौने को बार बार छुएं। थोड़ी देर तो सह लेगा, लेकिन आखिर में टूटकर बिखर ही जाएगा। और यही डर है यहाँ के लोगों को कि कहीं विकास के नाम पर उनका ठंडा मरुस्थल पूरी तरह टूट ना जाए। अब सवाल यह है कि जब प्रॉब्लम पता है तो इसका सलूशन क्या है? दोस्तों, इसका जवाब छिपा है 6th शेड्यूल में। 6th शेड्यूल कोई आम नियम नहीं है। यह खास तौर पर छोटे छोटे ट्राइबल इलाकों के लिए बनाया गया है। खास बात यह है कि अभी यह सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ खास हिस्सों में लागू किया गया है। ये हिस्से इसलिए खास हैं क्योंकि यहां जनजातियों का बसेरा है। 6th शेड्यूल के तहत इन इलाकों को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। मतलब ये इलाके अपने तरीके से निर्णय ले सकते हैं। इन जिलों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। ये काउंसिल 3 तरह की शक्तियां रखती है: विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक।
विधायी शक्ति का मतलब है कि यह काउंसिल अपने इलाके में कुछ कानून बना सकती है, जैसे जमीन और जंगल के इस्तेमाल का नियम, नहरों और झूम खेती की देखभाल, गांव के रीति रिवाज, विवाह और तलाक के मामले। ऐसे कानून बनाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होती है। न्यायिक शक्ति यह है कि यह काउंसिल अपने इलाके में छोटे मोटे मुकदमों और झगड़ों को सुलझाने के लिए ग्राम न्यायालय बना सकती है। मतलब लोग दूर दराज कोर्ट की तरफ नहीं भागते और अपने रीति रिवाज के हिसाब से फैसले मिल जाते हैं। प्रशासनिक शक्ति में यह काउंसिल स्कूल, सड़क, बाजार जैसी चीजों को बनाने और मैनेज करने का अधिकार रखती है। साथ ही ये जमीन का रेवेन्यू तय कर सकती है और कुछ टैक्स भी लगा सकती है। और सबसे खास बात, संसद या राज्य विधानमंडल के कानून सीधे इन इलाकों पर लागू नहीं होते। अगर कोई लागू होता भी है तो इसे इनके रीति रिवाज और खास हालात के हिसाब से बदलना पड़ता है। यानी ये काउंसिल अपने इलाके की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाती है, कृषि से लेकर कानून तक, हर चीज में। 6 शेड्यूल का मकसद यही है कि आदिवासी अपने पहाड़ी इलाके या अपनी जमीन, जंगल, पानी और समाज के नियम खुद तय कर सके। सोनम वांगचुक बार बार कहते हैं, लद्दाख मंगल ग्रह जैसा है, इसे हर कोई समझ ही नहीं सकता। यहां नीतियां बनाने का हक सिर्फ उन लोगों को होना चाहिए जो इस धरती पर रहते हैं और हर रोज इसकी चुनौतियों का सामना करते हैं। इनफैक्ट 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पाया कि लद्दाख की 97% आबादी जनजातियों की है। आंकड़ों के मुताबिक लद्दाख में अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 97% है, जिसमें लेह में 66.8%, नुब्रा में 73.35%, खालस्ती में 97.05%, कारगिल में 83.49%, सांकू में 89.96% और जास्कर में 99.16% शामिल हैं। इसीलिए एनसीएसटी ने सुझाव दिया कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाना चाहिए, ताकि इसकी खास सांस्कृतिक विरासत और नाजुक इकोसिस्टम को बचाया जा सके। और यही वजह है कि वांगचुक समेत हजारों लद्दाखी चाहते हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड भी मिले और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जैसे 6 शेड्यूल में जगह भी मिले। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अभी तक सरकार लद्दाखियों की ये मांग नहीं मान पा रही है? क्या तर्क हैं सरकार के? सरकार का स्टैंड क्या है, इससे पहले यह जानना जरूरी है कि लद्दाखियों की डिमांड क्या क्या है। लद्दाखी लीडर्स ने भारत सरकार से 4 डिमांड्स की हैं। पहली डिमांड, लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले। दूसरी डिमांड, भारतीय संविधान के 6th शेड्यूल के तहत लद्दाख को शामिल किया जाए। तीसरी डिमांड, लद्दाख के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग बनाया जाए। और चौथी डिमांड, लद्दाख के लिए 2 संसदीय सीटें हों। भारत सरकार लास्ट 2 डिमांड पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन राज्य का दर्जा और 6 शेड्यूल की मांगों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह है लद्दाख की स्ट्रैटेजिक लोकेशन। आप मैप देखिए, यह इलाका 2 तरफ से घिरा है, एक और चीन और दूसरी तरफ है पाकिस्तान। पूर्वी लद्दाख का हिस्सा सीधे चीन की सीमा को छूता है और उत्तर पूर्व का सिरा सियाचिन ग्लेशियर पर जाकर टिकता है, जो भारत पाक विवाद का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चिन, जो कि भारत के ही हिस्से माने जाते हैं, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे में हैं। इतिहास भी गवाह है कि 1962 से लेकर 1975 तक भारत चीन के सभी संघर्षों के केंद्र में लद्दाख ही रहा है। कुछ साल पहले पैंगोंग लेक के किनारे फिंगर 5 एरिया में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई थी। हाल ही में चीन ने तो लद्दाख में ही आने वाले 2 नए जिले भी बना डाले, जिन पर भारत ने सख्त ऐतराज जताया। यानी लद्दाख कोई आम इलाका नहीं है, यह सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील जोन है। सरकार का डर यही है कि अगर यहां 6 शेड्यूल लागू कर दिया गया या स्टेटहुड दे दी गई, तो जमीन, जंगल और संसाधनों पर कानून बनाने की शक्ति स्थानीय काउंसिल या विधानसभा के पास चली जाएगी। और अगर कभी सुरक्षा के लिए तुरंत कोई निर्णय लेना पड़े, जैसे सेना के लिए सड़क या पुल बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण, तो यह मुश्किल हो सकता है। लेकिन कई लोग सवाल उठाते हैं कि क्या सच में चीन पाकिस्तान का डर है, या फिर इस डर की आड़ में लद्दाख की जमीन और पहाड़ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और माइनिंग कंपनीज को देने की तैयारी है। और इस पूरी रणनीति को देश प्रेम का चोंगा पहनाकर पेश किया जा रहा है, ताकि कोई बड़े स्तर पर विरोध न कर सके। यहीं पर दुविधा खड़ी होती है। एक तरफ देश के सामने चीन और पाकिस्तान की चुनौती है, दूसरी तरफ लद्दाखियों के लोकतांत्रिक अधिकार और उनका इकोसिस्टम। सरकार कहती है कि सुरक्षा सबसे पहले, जबकि लोग कहते हैं कि हमारी पहचान और प्रतिनिधित्व भी उतना ही जरूरी है। अब पहचान और प्रतिनिधित्व की इसी मांग को लेकर सोनम वांगचुक कई बार भूख हड़ताल कर चुके हैं। सरकार भी हर बार सिर्फ कह देती है कि आपकी मांगों पर गौर किया जाएगा, लेकिन लद्दाखियों को लग रहा है कि सरकार से गौर हो नहीं पा रहा।
लेकिन एक सवाल यह भी है कि लंबे समय से अहिंसा के रास्ते चलने वाले इस प्रोटेस्ट में आखिर इस बार जेन जी ने क्यों हिंसा का रास्ता अपनाया? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें लद्दाखी युवाओं की जिंदगी में झांकना होगा। यहां की हकीकत किसी भी बड़े शहर से बिल्कुल अलग है। बेरोजगारी इतनी गंभीर है कि लद्दाख की युवा पीढ़ी खुद को कहीं बीच में फंसा हुआ महसूस करती है। यहां का रोजगार ढांचा सिर्फ 2 स्तंभों पर खड़ा है, पर्यटन और सेना के काम। लेकिन दोनों ही सेक्टर अब पहले जैसी स्थिरता नहीं दे रहे। पर्यटन पर बहुत कुछ निर्भर है, लेकिन सोचिए, अगर बर्फ समय से न गिरे, ग्लेशियर तेजी से पिघल जाएं और सर्दियों में सड़कें बंद रहें, तो सीधा असर स्थानीय होटलों, टैक्सी वालों और टूर गाइड्स पर पड़ता है। और हो भी यही रहा है। क्लाइमेट चेंज ने लद्दाख की पारंपरिक खेती और पशुपालन को भी हिलाकर रख दिया है। कभी जो इलाका जौ, आलू और बकरी पश्मीना की बदौलत चलता था, अब वो रेंग रहा है। सरकारी नौकरियों की बात करें तो आंकड़े साफ दिखाते हैं, लद्दाख में युवाओं की बेरोजगारी दर 24-25% के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा होने पर रोजगार और भर्ती की कुछ गारंटी थी, लेकिन 2019 में अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वो रास्ते भी बंद हो गए। नई भर्तियां कम हुई और जो नौकरियां थीं, वो भी स्थानीय युवाओं की बजाय बाहर से आने वालों को मिलने लगी। अब राजनीति की जमीन पर आते हैं। 2020 में जब बीजेपी ने लद्दाख के लिए रोजगार, सुरक्षा और विकास के वादे किए, तो युवाओं में उम्मीद जगी थी। लेकिन जब साल दर साल न वादा पूरा हुआ और न नौकरी के अवसर बढ़े, तो गुस्सा और गहरा होता चला गया। यही वजह है कि जेन जी, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव है, आंदोलन की अगुवाई करने लगा। कहते हैं ना, जब आवाज दबाने की कोशिश हो तो वही आवाज नाद बनकर तूफान पैदा कर देती है। और यही तूफान इस बार लद्दाख में हमने देखा, जब जेन जी की भीड़ ने हिंसा शुरू कर दिया। दोस्तों याद रखिए, आज लद्दाख की गलियों में जो नारे सुनाई देते हैं, वो सिर्फ राजनीतिक नाराजगी नहीं है, बल्कि बेरोजगार युवाओं की वो बेचैनी है जो रोजमर्रा की हकीकत से पैदा हुई है। बेरोजगारी यहां सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि हर घर की कहानी है। यहां का युवा बस एक प्रश्न कर रहा है कि हमारा कल कहां है, हमारा भविष्य कहां है। अब दोस्तों बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। फिलहाल सिचुएशन काबू में है, लेकिन असली परीक्षा 6 अक्टूबर को होगी, जब दिल्ली में हाई पावर कमेटी की बैठक होगी। क्या वहां लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या 6 शेड्यूल की मांग पूरी होगी, या फिर ये आग और भड़क सकती है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? लद्दाख को 6 शेड्यूल में जगह मिलनी चाहिए, या नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लद्दाख का कंट्रोल हमेशा नई दिल्ली के हाथों में होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।